हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं संदीप सिंह आपके लिए लेकर के आ गया हूं वर्ष 2021 का नीट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को। मतलब हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं हमारे 2021 में आए हुए नीट के फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको। तो फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को, जहां पर हम समझेंगे सीखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे और कितना इजी कितना सिंपल वे में हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरुआत कर ली जाए इस सेशन की, जहां पर हम लोग को डिस्कस करना है हमारे नीट 2021 के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में था, जैसे कि आपको पता है यहां पे फॉर्मेट कि भैया 35 शुरू के 35 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी होते करने ही होते हैं। इनमें से आपको जितने सही ऑप्शंस लगते हैं उन्हें आप करिए, जितना छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। हालांकि छोड़ने की कोई गुंजाइश होती नहीं है, क्योंकि भाई अभी तो 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल लेकर के आते हैं स्टूडेंट्स, टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं, तो छोड़ने की कोई गुंजाइश है नहीं और अपन भी कुछ नहीं छोड़ रहे। साथ ही साथ में जो 36 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस आते हैं आपके आखिरी के 15 क्वेश्चन, उनमें से कोई से भी 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं, हम देखते हैं जरा प्रश्नों को। क्योंकि देखिए जितना भी हमारे बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को ऐसा फील आता रहता है कि भैया फिजिक्स को लेकर के कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, टू द पॉइंट पूछा जाता है, एग्जैक्ट स्पेसिफिक पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इधर उधर डेविएट नहीं होते। हमारी जो एनसीईआरटी है उसको आप अगर फॉलो करते जाए, रिपीट कि उसको फॉलो करते जाए, फॉलो करने का मतलब है कि वो हमारे मध्य में होता है, उसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है। अगर वो सब कुछ कवर अप करके आ रहे हो तो फिर हमें कहीं पर क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आती। लेट्स सी द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन है कि दिखाए गए अनंत लंबाई के चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ये एक चालक है, इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। चालक के समांतर एक इलेक्ट्रॉन 5 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से गति कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है ये यहां से इधर की तरफ, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड 10 टू द पावर 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गति कर रहा है। एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच लंबवत दूरी, इन दोनों के बीच में किसी एक टाइम इंटरवल पे, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे बेसिकली 20 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के परिणाम की गणना कीजिए। इस समय इलेक्ट्रॉन कितना बल अनुभव कर रहा होगा। तो देखिए हमें पता है कि जो चालक कोई इलेक्ट्रॉन, चलता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर चालक के द्वारा जो लगाया गया बल होता है उसको हम लिखते हैं F इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्यू जो है चार्ज है, V जो है वो वेग है, और B जो होने वाला है वो क्या है भैया, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी इंटेंसिटी। तो देखिए Q हमारे पास में गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन बोल रहे Q हमारे पास में गिवन है, V भी हमारे पास में गिवन है और मीटर प्रति सेकेंड में है। अब यहां पर पॉइंट है बी नहीं गिवन है, तो बी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए क्यू और वी हमारे पास में गिवन है, बी निकाल करके लाते हैं। तो चूंकि बी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो म्यू नॉट 2 अपॉन में 4 पाई आर होता है, ठीक है। कितना होता है, म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई आर। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की तो वैल्यू हमें पता है 10 टू द पावर -7, तो इसको तो सीधे ऐसा लिख लेता हूं, 2 इंटू आई की अगर हम बात करें तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब 2 इंटू 5 हो गया अपॉन में ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रख चुका। अब बचा कौन, आर यहां पर गिवन है क्या 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं 20 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब ये ऐसा दिख रहा है कि भैया यहाँ पे 7 ऐसा है 10 टू द पावर -, है ना। तो ये क्या है, कंपनसेट हो जाएगा भाई। तो 2 से इसको काट दीजिए, 10 हो गया। एक पावर को इसने कंपनसेट कर दिया, यानी अल्टीमेटली 5 से भी इसको कैंसिल कर दो तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी 1/2 गुणे 10 की पावर -5। ये -2 ऊपर आएगा तो -5 हो जाएगा। अब F इक्वल्स टू क्यू वी बी था, F इक्वल्स टू क्या था, क्यू वी बी। तो क्यू कितना है भाई, क्यू के लिए कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन चल करके जा रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन चल करके जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस की जब हम बात करेंगे तो चार्ज कितना होगा भैया एक इलेक्ट्रॉन पे, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्यू की अगर हम बात करते हैं तो क्यू क्या होता है, प्लस माइनस ऑफ एन ई। तो यहां पर Q इक्वल्स टू एन की वैल्यू 1 है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। तो मैंने रख दी ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू V की बात करते हैं। V क्या है भैया, तो V यहां पर दिया गया
10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। एंड ये b की वैल्यू 1/2 10 टू द पावर -5, तो ये 1/2 इंटू 10 टू द पावर -5। यहां पे मुझे तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये जरा देखिए, ये कंपनसेट हो जाएगा 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर +5, खत्म हो गया। ये 1/2 है, 1/2 तो 1.6 अपॉन में 2 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 0.8। अगर इसको भी, इस माइनस को भी इसी को दान कर दीजिए, दे दीजिए इसी को, तो ये 8 इंटू 10 टू द पावर -20, 8 इंटू 10 टू द पावर -20। ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 इंटू 10 टू द पावर -20 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। चलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्रॉस वेरीफाई करते हुए। तो भैया डी इज द करेक्ट वन। बढ़ते हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक वस्तु n आवृत्ति से सरल आवर्त गति करती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए अगर यहां पे पूछ रहे कि भाई n आवृत्ति से सरल आवृत्ति कर रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा देखिए सरल आवर्त गति कर रहे, ठीक है ना, जो n आवृत्ति होती है स्थितिज ऊर्जा उसकी जस्ट डबल होती है। स्थितिज, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया, ये सीधा स्टेटमेंट है हमारी एनसीईआरटी में। स्थितिज ऊर्जा बराबर 2 टाइम्स ऑफ आवृत्ति, यानी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति भाई, है ना, स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति जो होती है वो 2 टाइम्स होती है आवृत्ति की, जब वो सरल आवर्त गति कर रहा होता है। तो यहां पर कितना गिवन है भाई, तो 2 इंटू n गिवन है, यानी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ n। ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी कितना होने वाला है, ट्वाइस ऑफ n, डबल हो जाएगा जस्ट। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। यहां कह रहे हैं एक रेडियो सक्रिय नाभिक, है ना, रेडियो एक्टिव नाभिक है AZX स्वतः विघटित होता है, खुद से मतलब टूट रहा है। तो कह रहे हैं कि Z तत्व X की परमाणु संख्या है, Z जो है ना, परमाणु संख्या है X की, तो क्रम में विघटित, अच्छा ये जो क्रम में विघटित हो रहा है इसमें क्या हो रहा है? तो पहले तो कह रहे हैं कि ये Z-1 हुआ है, ठीक है, कितना हुआ, Z-1। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर कहीं से बीटा डीके हो, मैं इसके लिए अगर आंसर लिखना चाहूं तो देखिए, अगर कहीं पे बीटा डीके हो रहा है तो या तो बीटा प्लस डीके होगा या फिर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस डीके। अगर कहीं पे बीटा प्लस हो रहा है मतलब एक डोनेट हो रहा है, और बीटा माइनस हो रहा है तो एक क्या हो रहा है भाई, एड ऑन हो रहा है। अगर यहां पर तो इसमें एक की वृद्धि, एक परमाणु संख्या, क्या होने वाली है, कमी, और यहां पर एक परमाणु संख्या की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, अब क्या करूं मैं, तो मैं कहता हूं अब बचा कौन भैया, अल्फा। कौन बचा, अल्फा। तो अल्फा के केस में क्या होता है भाई, इसके केस में 2 होते, है ना, 2 परमाणु संख्या की वृद्धि या 2 परमाणु संख्या की कमी। तो अल्फा अगर यहां पर मैं कहता हूं तो भैया अल्फा 6 में अल्फा डीके अगर हो रहा है तो इसमें 2 परमाणु संख्या की क्या होने वाली है, तो 2 परमाणु संख्या के यहां पर होने वाली है कमी। 2 परमाणु संख्या के यहां पर क्या होने वाली है, 2 परमाणु संख्या की होने वाली है कमी। तो अब जरा देखते हैं, ये इसमें से Z-1 हुआ है, Z-1 हुआ है मतलब क्या हुआ भैया, परमाणु संख्या में कमी आई है, मतलब इसमें क्या होने वाला होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा बीटा प्लस। क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा जो देखने को मिलेगा क्या हो जाएगा भाई, कमी हो रही है ना, कमी होने का मतलब है क्या, बीटा प्लस। तो कमी होने का मतलब हो गया, ये यहां से यहां जाते समय यहां पे चला है बीटा प्लस। अब क्या होना है, अगला चलिए, अब Z-1 तो हो गया, Z-1 से Z-3 होना है, मतलब कितने की कमी आ रही है, 2 और कम हो गए, एक में से और कितने कम हो रहे, 2 और कम हो गए। तो -2 होना है, मतलब कौन सा कमी होगा, अल्फा डीके होगा। क्या होने वाला है, अल्फा होने वाला है। इसके बाद कौन सा बचा भाई, तो C से अब -3, और यहां से यहां तक अगर मैं जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। +1 होने का मतलब क्या भैया, वृद्धि होगी, मतलब बीटा माइनस होगा, बीटा माइनस होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड है। तो यानी हमारे पास यहां पे ऑप्शन कौन सा दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बीटा प्लस अल्फा और बीटा माइनस, बीटा प्लस अल्फा
और बीटा माइनस, मतलब ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होने वाला है। लेट्स क्रॉस वेरीफाई। ठीक है भैया, अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग v और समान द्रव्यमान घनत्व तथा पृथ्वी की त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह से पलायन वेग कितना होता है? ठीक है, पलायन वेग की यहां पर बातचीत चल रही है और पृथ्वी की सतह से पलायन वेग की बात चल रही है। तो भैया देखिए ना, v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? r के। कब? जब उसका द्रव्यमान और घनत्व, जब उसका द्रव्यमान तथा घनत्व ये कैसे हो? द्रव्यमान और घनत्व समान हो। क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में, जब ये पलायन वेग इसके वेलोसिटी की बात चल रही है तो ये होता है r टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 8/3 पाई जी रो। ठीक है, अब इस फॉर्म से ये तो पूरे कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको भाई, इसमें कह दिया ना उन्होंने कि द्रव्यमान और घनत्व, मतलब ये जी कांस्टेंट हो गया, तो इस वाले टर्म को तो उड़ा ही देता हूं, तो ये अल्टीमेटली जब वो कांस्टेंट हो गया तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि ये v1 अपॉन v2 विच इज इक्वल्स टू r1 अपॉन में r2। अब ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या के 4 गुनी त्रिज्या, मतलब जो ये r2 है वो 4 टाइम्स ऑफ r1 है। तो भैया v1 अपॉन में v2 विच इज इक्वल्स टू r1 अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ r2, ये कैंसिल हो गया, तो ये v2 जो मिलेगा वो 4 टाइम्स ऑफ क्या मिल जाएगा? v1 मिलेगा। अब v2 और v1 को अर्थ के लिए कह रहे हैं तो 4 टाइम्स ऑफ क्या मिल जाएगा? ve मिल जाएगा, या v वेलोसिटी कह रहे हैं तो इसको कह देंगे भैया ve ही हटा दो, ये 4 टाइम्स ऑफ v, मतलब आंसर नंबर कौन सा होने वाला है? डी इज द करेक्ट वन, डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5 पर। ठीक है, इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उसकी अर्ध आयु 100 घंटे है। ठीक है, और 150 घंटे के बाद प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग कितना होगा? अर्ध आयु उसकी कितनी है भाई? हाफ लाइफ है उसकी 100 घंटे, और 150 घंटे के बाद पूछ रहे हैं कि प्रारंभिक सक्रियता का, जो इनिशियली जितनी उसकी सक्रियता थी उसका भिन्नात्मक भाग, मतलब उसका पार्शियली कितना बचा होगा। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a इज इक्वल्स टू होता है ए नॉट, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ t अपॉन में 2, ऐसा लिखते हैं। क्या क्या है भाई? तो ये हमारा प्रारंभिक, है ना, जो इनिशियली बचा हुआ था वो ए नॉट। ठीक, जो प्रारंभ में हमारे पास में बचा हुआ था वो क्या है भाई? ए नॉट, और उसका भिन्नात्मक मतलब हाफ लाइफ को हम कवर अप कर रहे हैं, 1/2 बचा होगा, ए नॉट का आधा बचा होगा कितने समय में? तो t अपॉन में t/2, t/2 क्या भैया? तो ये t/2 इसी को कहते हैं हम हाफ लाइफ, इसको क्या कहते हैं हम? हाफ लाइफ। ये कितने हैं? 100 घंटे। और टाइम जिसमें हमें कैलकुलेट करना है वो कितना दिया है? 150 घंटे। तो ये हो गया हमारा 150 आवर्स। ठीक है ना। ए और ए नॉट की बात अगर हम कहते हैं तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है प्रारंभ में जितना है वो ए नॉट है और अभी जितना है वो ए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारे पास में ए नॉट का कितनवा भाग बचा यही कह रहे हैं। तो भैया 1/2 टाइम्स ऑफ टी की वैल्यू सीधे सीधे कितनी है भैया? तो 150 है, और t/2 हाफ लाइफ, ठीक है, t/2 कितना है भैया? 100 है। ये अगर कैंसिल करेंगे इसको तो ए नॉट 1/2 इसको 50 से कैंसिल कर दे तो 3/2, मतलब ए नॉट 1/2 का थर्ड रूट का मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब हो जाता है कि ये होगा हमारा 1/2 इंटू 1/√2, है ना, 1/2 इंटू 1/√2। तो ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा हमारा ए नॉट 1/2√2। तो कितनवा भाग बच रहा है? तो 1/2√2वां भाग। ये बी इज द करेक्ट वन। कितना भाग बच रहा है? 1/2√2वां भाग उसका बच जाएगा। 3/2 का मतलब ये होता है 1/2√2। ठीक है, मतलब इसका अगर इसमें किसी को भी दिक्कत आती हो तो भैया ये अल्टीमेटली इसका क्यूब अंडर रूट है, ऐसा कहते हैं ना, यही 3/2 है। तो क्यूब है तो एक 1/2 तो बाहर आ जाएगा, एक अंडर रूट में 1/2 बचा रह जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बी इज को चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं और जरा धमाल देखते हैं भैया। 6 नंबर का कह रहे हैं समान अक्ष के अनुदिश
डी दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अक्ष समान है, और डी दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस जो है ये कितने का भैया, तो ये है हमारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ठीक है ए। और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस बी जो है ये हमारा अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है भैया चलेगा। यदि ए पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज बी से निकलने पर भी समांतर प्रकाश पुंज रहती है तो डी दूरी, मतलब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। सवाल इतना सा है कि ये देखिए ना, ये हमारा उत्तल लेंस, इससे आने वाली जो लाइट बीम है उसको मान लीजिए कि मैंने यहां जाकर के इंटरसेक्ट करके ये इसका फोकस हो गया, यानी यहां से इस पॉइंट तक की ये जो दूरी है ये हमारे पास में गिवन है 20 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। और दूसरे की जो फोकस दूरी दे जा रही है ना, बी की, मतलब अवतल लेंस की, वो +5 सेंटीमीटर। कितनी? +5। अगर +5 सेंटीमीटर कह रहे हैं, मतलब अवतल लेंस जो ये बनता है इसकी फोकस दूरी आपको पता है नेगेटिव होती है, लेकिन पॉजिटिव फोकस दूरी की जब आप बात करेंगे मतलब इधर साइड में बात कर रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि इससे निकलने वाली जो लाइट बीम हो कैसी चली जाए भैया, ये इससे निकलने वाली लाइट बीम समांतर हो जाए। अगर इससे निकलने वाली लाइट बीम समांतर हो रही है, इसका मतलब है कि प्रकाश पुंजों को कहां आपतित होना होगा? इसके फोकस पे। तो इसके फोकस पे, वो भी कौन सा? पॉजिटिव फोकस। तो मैं ऐसा बना देता हूं ना, ये देखिए, ये ऐसे मैंने रखा हुआ है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितनी रह जाए? 5 सेंटीमीटर। तो ये लाइट बीम अब यहीं से ये पैरेलल हो जाएगी, यहीं से ये पैरेलल हो जाएगी, और उसके बाद वाली लाइट बीम अब तो बचेगी ही नहीं, तो उसको मैं डॉटेड कर देता हूं। ये अब इसके बाद कोई लाइट बीम नहीं बचेगा, अब ये वर्चुअल पॉइंट हो जाएगा। जैसा हम लोग आई और आई डैश बनाते थे, है ना, जब हम दो मिरर्स, दो लेंसेज को जब भी हम मिक्स करते हैं तो पहले लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। तो पहले के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे के वस्तु के लिए काम किया। यहां से यहां तक की दूरी को आपने क्या कह दिया भैया? ये कह दिया 5 सेंटीमीटर। अब लोगों ने, कितना हलवा सा सवाल है, सिर्फ एक रीअरेंजमेंट और क्वेश्चन सॉल्व। इसकी डिस्टेंस आपसे मांगी जा रही थी, ये 20 है और ये 5 माइनस हो गया, कितना बचा? ये 15 सेंटीमीटर बचा। मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। बात ही खत्म हो गई, ठीक है। डी कितना भैया? 15, ठीक है। यहां पर लिख दिया है कि डी सेंटीमीटर में कितना होगा भाई, तो 15 सेंटीमीटर होगा, है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर बी। चलेगा चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, ये तो और प्यारा सवाल है। क्या करना होता है भैया ऐसे सवाल के लिए? कह रहे हैं कि दिए गए प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V = V0 sin ओमेगा t से C धारिता का एक संधारित्र जुड़ा है, ठीक है। संधारित्र की प्लेटों के बीच की विस्थापन धारा कितनी होगी? तो देखिए ना, ये जो विस्थापन धारा होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, ठीक है, I, ये होता है C/dV/dt। ये होता है ना, I = C/dV/dt, ठीक है। अब कैसे, क्या काम करे भाई? तो इसके लिए बहुत ही आसान सा काम है, ठीक है। ये कैसे आया इसकी भी बात मैं करूं तो देखिए, Q = क्या होता है? CV। अब मैं कहता हूं कि भैया यहां पर विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों तरफ में अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? dQ/dt = dCV/dt। अब चूंकि आपको पता है C कांस्टेंट टर्म होता है, इसको बाहर कर दीजिए, तो C/dV/dt। dQ/dt को हम क्या लिखते हैं? I। ये जो है ना आवेश प्रवाह की दर है, ये आवेश प्रवाह की दर है। तो आवेश प्रवाह की दर है, मतलब ये क्या है? ये हमारा I = C/dV/dt। अब चलिए, अब यहां से जब आपको समझ में आ चुका है तो बनाते हैं जरा। C/d/dt टाइम्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन करना है? दिया गया है V = V0 sin ओमेगा t, तो रख दीजिए ना यहां पर V0 sin ओमेगा t। नेक्स्ट में आपको दिख रहा है कि CV0 तो कांस्टेंट है। अब sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कर देते हैं,
तो डी साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। अगर इसको करेंगे तो सी वी नॉट, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो कॉस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू नेगेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का करेंगे तो ये टी से टी का तो हो गया, ओमेगा तो रहेगा ना उसके साथ में, तो ओमेगा का यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब नेगेटिव ऑफ सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये मिलने वाला है मेरा करंट। आईडी क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पे आईडी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि विस्थापन करंट की हम बात करें तो आईडी लिख ले रहे हैं, है ना, माइनस सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखते हैं एक बार क्या ऐसा कुछ है, तो भाई यहां पर वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। अच्छा माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं, नहीं भैया ये माइनस वाइनस नहीं होगा यार, ये बिल्कुल गलत बात है, इंटीग्रेशन में आता है ना, डिफरेंशिएशन में थोड़ी आता है, इंटीग्रेशन में आता है भाई। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मतलब ए ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा करेक्ट। चलेगा क्या, चलिए ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 8। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विरामावस्था में, मतलब t इक्वल टू 0 पे, इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में एक छोटा सा ब्लॉक चिकने नत समतल से नीचे की ओर खिसकता है। यदि अंतराल t इक्वल टू n-1 से tn के बीच ब्लॉक द्वारा चली गई जो दूरी है sn हो, तो Sn अपॉन Sn+1 का अनुपात बताना। अच्छा ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि देखिए ना, अगर मैं कहता हूं नत तल से अगर गिरती हुई, तो जनरल इक्वेशन जो होता है Sn के लिए, है ना, वो क्या होता है भाई, u प्लस ए अपॉन में 2 n-1, क्या होता है 2n-1, 2n-1। अब मुझे यहां पर u की वैल्यू कितनी है, 0, प्रारंभिक अवस्था में विराम में रखा हुआ है, और ये जो a है वो किसके बराबर है, g, क्यों, क्योंकि नीचे की ओर गिर रहा है, ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। अब क्या होना है जरा देखिए, Sn की अब वैल्यू बताइए, ये तो 0 हो गया, प्लस g अपॉन में 2n-1, यानी जो Sn निकलेगा g अपॉन में 2n-1 निकलेगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब कह रहे हैं कि इतने पे नहीं, दूसरा n+1 पे भी बताइए, मतलब n+1 पे भी बात करनी है। तो n+1 का मतलब जहां n दिख रहा है उसको n+1 से रिप्लेस मार दीजिए, तो ये तो फिर से वही हो जाएगा क्या, 0 प्लस g अपॉन में 2 यहां पे कह रहे हैं कि n+1 -1, यही ना, n+1, n की जगह पे n+1, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ऐसे। ये g अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा भाई, 2n+2 -1, मतलब g अपॉन में 2, ये 2n+1 हो जाएगा ना, 2 - 1 +1 हो गया, ये मिला मुझे Sn+1। अब मेरे से जो कहा जा रहा है उनके लिए रेशियो, तो कह रहे Sn अपॉन Sn+1, ये ज्ञात कीजिए, ये सेकेंड था, तो Sn अपना g अपॉन 2n-1 है, g अपॉन में 2n-1 Sn है, और Sn+1 कितना भैया, तो ये g अपॉन में 2n+1 है, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2n-1 अपॉन में 2n+1, 2n-1 अपॉन 2n+1, तो 2n-1 अपॉन 2n+1, मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी, 8th का बी करेक्ट आंसर है ना, बड़े ही सिंपल, बड़े ही सादे तरीके से इसका आंसर मिल जाता है। और एक और बात आपको ध्यान दिलाते चलो, इसको है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको जितना इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो मार्क कर लो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी है, 2021 के भी क्वेश्चन पेपर में है, उसके प्रीवियस वन क्वेश्चन पेपर में भी है, तो मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल घोट जाइए, एक क्वेश्चन तो इस पे हमें पिछले 2-3 सालों से तो दिख ही रहा है, तो एक सवाल तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा आपको। तो चलिए क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इसका आंसर बी इज द करेक्ट वन, है ना। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, Sn इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन में 2n-1, ठीक। चलिए
अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहे हैं कि एक कण पृथ्वी की सतह से s ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है भैया। कुछ निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी होती है। इस क्षण कण का पृथ्वी से सतह से ऊंचाई तथा कण की चाल क्या होगी? अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में तो कुछ दिख रहा है मुझे। s/4 है ना, √3gs अपॉन में 2 √3gs अपॉन में 2, मतलब b और d दोनों ही दिख रहा है ना, दोनों एक समान दिख रहे हैं। बाकी इन दोनों में तो डिफरेंसेस दिख रहा है। मतलब अगर मैं s/4 वाली लड़ी अगर सिर्फ पकड़ के ले आ दूं कि ये s/4 प्रूफ कर दूं तो आंसर तो टिक कर लूंगा। हालांकि मैं बता दूंगा कि भैया ये दूसरा चाल कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए ना, आपके पास में दो चीजें पूछ रहे हैं ना, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तथा कण की चाल। तो ऐसे जब 2 क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो पहले तो देख ही लिया करो कि ऑप्शन क्या है, क्योंकि अगर वैरी कर रहा होगा ऑप्शंस तो भैया सीधे एक को निकालेंगे, उससे हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए अलग अलग होता तो मैं निकाल लेता। अब मुझे क्या दिख रहा है, s/4 ये भी दिख रहा है, s/4 में ये भी दिख रहा है, और ये b और d तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। अब s/2 एक अलग है, तो ये वाला तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो ही जाएगा। खैर चलिए आइए देखते हैं कि ये अगर एलिमिनेट होगा या फिर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर s/2 हमने प्रूव कर लिया तो c इज द करेक्ट वन, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्या बना लेंगे, c करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब करने की जरूरत ही नहीं। मतलब ये दूसरा वाला जो फैक्टर है, जो चाल है, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं ऊंचाई। तो देखिए ना, कह रहे हैं कि एक कण पृथ्वी की सतह से s ऊंचाई से यहां पर रखा गया है। यह हमारी धरातल है, ये यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है s। तो इसके पास में अभी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, mgs। अब इसको कुछ दूरी नीचे गिरा दीजिए, यहां पे आ गया। इस जगह पे कह रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो थ्राइस ऑफ इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इसकी कैसी है, थ्राइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस जगह पे मैं कह देता हूं कि ये जो गिर रहा है ब्लॉक, वो v वेलोसिटी से गिर रहा है, और धरातल से इसकी जो ऊंचाई है उसको मैं कह देता हूं h ऊंचाई पर है। तो क्या मिल गया भाई, मैं ऐसा अब से कहूं कि यहां पे टोटल एनर्जी जो होगी, इसको पोजीशन बनाऊं क्या, मैं इसको कुछ ए बी सी तो कहा नहीं है ना, तो मैं ऐसा देता हूं ए, ये पोजीशन है इसके लिए बी, ये इसके लिए जो पोजीशन है ये है क्या भाई बी, और ये यहां पे पोजीशन है सी। तो मैं कहता हूं कि देखिए, जब कण s ऊंचाई पर, कण कहां पर हो, s ऊंचाई पर होगा, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा इस समय आप कहेंगे कि mgs होगी। s हाइट है तो mgs हो गई। अब इसी प्रकार कहता हूं कि अब गिरते हुए कण की बिंदु B पर कुल ऊर्जा बराबर होगी प्रारंभिक ऊर्जा। कुल ऊर्जा ऐसा नीचे ही लिख देता हूं फॉर्मूला के फॉर्म में। कुल ऊर्जा जो है इसकी, है ना, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी जो इसके पास में इस बी बिंदु पर होगी, ये इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही होगी। क्योंकि हमने यही तो देखा है ना कि यही स्थितिज ऊर्जा जब नीचे आ रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे नीचे गिरेगा इसके स्थितिज ऊर्जा में कमी और गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी। गतिज ऊर्जा में हुई बढ़ोतरी उसके स्थितिज ऊर्जा में आने वाली कमी के बराबर होता है। तो मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम इस पूरे कहीं पर भी हम करेंगे तो सेम आना है, ठीक है ना भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी के संरक्षण के सिद्धांत से हर जगह पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो सम है, जो टोटल एनर्जी है, वो बराबर ही होता है। तो मैं कहता हूं कुल ऊर्जा बराबर होगा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के। अर्थात मैंने कुछ ऐसा कहना चाहा है कि देखिए, ए पर स्थितिज ऊर्जा बराबर बी पर कुल ऊर्जा,
अब ए पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो तो है mgs, बी पर कुल ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, मतलब हाफ mv² प्लस mgh, क्या होगा, हाफ mv² प्लस mgh। अब एक छोटी सी बात देखिए, प्रश्न में कुछ एक रिलेशन दिया है इनके लिए, है ना। प्रश्न से अगर आप देखते हैं तो मेरे को कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी है। यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ऐसा कह सकता हूं कि हाफ mv² जो है वो 3 टाइम्स ऑफ mgh है। यहां पर कितना भी 3 टाइम्स ऑफ mgh, तो mv² की जगह mgh पुट अप कर दीजिए, तो ये देखिए ना mgs, ये एज इट इज, ये mv², हाफ mv² के लिए क्या रख दिया भैया mgh, ये प्लस mgh, कितना हो जाएगा, तो ये mg तो उड़ा दीजिए, ये s इज इक्वल्स टू 3 और एक 4h, मतलब h इक्वल्स टू तो आ गया s/4, तो ये तो कहानी खत्म हो गई, ये तो नहीं है भैया आंसर, या तो फर्स्ट है, सेकंड है, या फिर डी है। अच्छा, बी और डी तो सेम भी दिख रहा है, तो अब एक चीज देखना है कि √3gs आएगा या फिर नहीं आएगा, बस इस पे हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसके लिए गतिज ऊर्जा निकाल लेता हूं। तो गतिज ऊर्जा के लिए आपको फॉर्म देखिए, चाल निकालना है ना, चलिए, तो चाल के लिए चलते गति के तृतीय समीकरण में, गति के तृतीय समीकरण में, क्योंकि सबसे आसान वही फैक्टर बनेगा। देखिए ना, v² इज इक्वल्स टू u² या फिर v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as होता है। अब 2as की जगह पर यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, यहां पर मिल जाएगा मुझे 2gh। अब एक काम करता हूं, v² ये तो 0 ही हो गया, है ना, तो ये कितना मिल जाएगा भाई, ये यहां पर हमारे पास में h की वैल्यू, ये देखिए, ये जो चल करके आया है ये वाली डिस्टेंस लिखनी रहती है यहां पर, है ना, तो ये कितनी निकलेगी, s माइनस h निकलेगी आई थिंक, है ना, इसको s माइनस h लिखना पड़ेगा। ये पूरी s में से ये h नहीं चला है, तो ये जो चल करके आया है ये क्या है, s माइनस h, तो s माइनस h कर दिया, ये मुझे v² इज इक्वल टू 2g, s माइनस h की जगह क्या लिखूं, तो h की जगह आप कहेंगे s/4 लिखिए, तो ये हो जाएगा 2g 4s माइनस s/4, यानी ये जो बन गया v² इज इक्वल टू 2g 4, मतलब 3/4, 3s/4, इसको काट दीजिए 2 टाइम्स में, मतलब ये हो गया 3/2gs, मतलब v इज इक्वल टू √3/2gs, ठीक है, 3/2gs। ये देखिए बी और डी दोनों ही सही है, बी और डी दोनों ही सही है, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक था भाई, इस वजह से बी और डी दोनों सही है। एक और पॉइंट समझ में आता है, अगर ये जैसे ही मैंने सेकंड को काटा था ना, मैं सीधे बी या डी में से आंसर को टिक कर लेता। रीजन देखिए, ये मुझे पता चला कि ये v² इज इक्वल्स टू समथिंग आने वाला है, तो मतलब वो अंडर रूट में ही आएगा, यहां पर अंडर रूट नहीं दिख रहा था, तो डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। खैर ठीक है, अपन पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो मैं पूरा ही करा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको इतना विधिवत तरीके से करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। जितनी तेजी में आप निपट सको, इतनी दूरी में आकर के आप निपट सको, निपट जाओ, ठीक है। मैं तो सीधे ही निपटा देता, 3 + 1 4, है ना, 3 और +1 4, 4s इक्वल्स टू s होगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना, डी पे लगा हुआ है, बी भी सही है, ऑप्शन में कोई अंतर, बी नहीं है भाई, बी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बी नहीं है ना, या अंडर रूट, नीचे वाला 2 रूट के बाहर है ना, नीचे वाला 2 रूट के बाहर है, तो ऑब्वियसली हम किसके ऊपर जाएंगे, डी के ऊपर ही जाएंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। एक विभवमापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल 36 सेंटीमीटर तार के लंबाई पर संतुलित कर देती। एक विभवमापी है ना, मतलब मेरे पास में यहां पर E1 की वैल्यू दे दी गई 1.5 वोल्ट, और मेरे से कहा जा रहा है कि L1 जो है जहां पे संतुलित कर रही है वो 36 सेंटीमीटर तार को संतुलित कर रही है। यदि 2.5 विद्युत वाहक बल वाली दूसरी, मतलब E2 की वैल्यू दी गई है कितना भाई, 2.5,
तो हमसे मांगा जा रहा है कि भैया कितना L2 बता दीजिए, है ना। दूसरी सेल पहली सेल को प्रतिस्थापित कर दें तो तार किस लंबाई पर संतुलित कर देगी। अब इसी बात खत्म हो गई। ये क्या है भैया, E1 अपॉन में E2, हमें विभव मापी क्या प्रिंसिपल पता है भैया, E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू क्या होता है, L1 अपॉन में L2। अब मुझे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है L2 बताइए। तो L2 क्या हो जाएगा, L2 इज इक्वल्स टू L1 टाइम्स ऑफ इसको अगर देखेंगे, ये L2 इधर आ गया, ठीक है, पूरा ही कर देता हूं भाई, नो कंफ्यूजन। E1 L2 इज इक्वल्स टू L1 E2, तो L2 इज इक्वल्स टू L1 टाइम्स ऑफ E2 अपॉन में E1। अब रख दीजिए जो जो चीजें गिवन है, L1 36, E2 2.5, E1 1.5, ये डेसिमल तो खत्म, 5 से 5 से 15 और ये 5 पचे 25, 3 से कट जाएगा क्या, हाँ तो बढ़ते हैं 36, 12 पंजे 60। L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में चल रहा था तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। कितना बचेगा भैया, 60 सेंटीमीटर, मतलब ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11वें में। 11वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्स दिशा में संचरित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, प्लेनर विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि एक्स दिशा में चल रहा है। संयोजनों में से कौन सा क्रमशः विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की सही संभव दिशाओं को निर्देशित करेगा। अच्छा, यहां पे देखिए आपके पास में E और B के लिए कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। ये देखिए, ये दी गई है E और ये दिया गया है B। यहां पर भी ये क्या है भैया, E और ये है B, E B। तो भाई मैं ये कहता हूं कि जैसे ही मेरे को कहा जा रहा है कि E तथा B के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा ही कैसी डायरेक्शंस होती है भाई, तो दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है। तो कह रहे E तथा B के बीच सदैव 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए मतलब क्या कह सकता हूं, तो मैं कहता हूं कि E वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो आप कहोगे EB cos थीटा मिलेगा। मैं कहता हूं इस थीटा की वैल्यू कितनी रख लो, 90 रख लो, मतलब 90 जैसे रखेंगे तो cos 90 कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जिन का यहां पे कहना कौन कौन सा क्रमशः संभव है, तो भाई जिसका E डॉट बी 0 आएगा वो संभव है, जिसका E डॉट बी 0 नहीं आएगा वो संभव नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K भी 1 होता है, अदरवाइज I डॉट J क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, J डॉट K भी क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए हम एक एक करके शुरू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें तो सबको ही चेक करना पड़ेगा। चलिए ए देखिए, J प्लस K E वेक्टर डॉट B वेक्टर, मतलब मुझे यहां पे करना है J कैप प्लस K कैप डॉट J कैप प्लस K कैप। क्या लगता है आपको, J डॉट J 1 हो जाएगा और K डॉट K भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 कैसा आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, खत्म हो गई बात। B की बात करता हूं, E डॉट B माइनस J प्लस K माइनस J माइनस K, तो माइनस J कैसा हो जाएगा भाई, तो माइनस J हो जाएगा +1, माइनस J इंटू माइनस J +1, और इसके बाद में अगर J डॉट K करेंगे तो 0 होता ही है, तो K से K का कर लीजिए, माइनस K और प्लस K, तो ये क्या हो जाएगा -1, मतलब ये आ गया 0, मतलब B तो चलेगा। आइए C की बात करते हैं, E वेक्टर डॉट B वेक्टर। C में कह रहे हैं J प्लस K डॉट माइनस J माइनस K, इसका क्या होगा भाई, तो J के -1, जस्ट होल्ड ऑन, J डॉट J 1
1 और +1, ये तो 2 हो रहा था, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा -2। डी की बात कर लेते हैं, -j प्लस के, तो -j कैसा हो जाएगा भाई, तो ये +1 और k डॉट के, तो ये भी +2 हो जाएगा। ये E वेक्टर डॉट B वेक्टर की अगर बात करते हैं तो -j प्लस के माइनस ऑफ j प्लस ऑफ k, तो -j कैसा हो जाएगा भाई, तो -j ये तो +1 हो गया, मतलब ये +2 हो जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या बच रहा भैया, B इज द करेक्ट वन, है ना। B में आपको दिख रहा है कि E डॉट बी जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है, मतलब ये चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे। ठीक है, वैसे साइन से पकड़ सकते थे, ये दोनों कैसा हो रहा है भाई, तो ये प्लस का ये माइनस का, खत्म। बाकी सब में तो सेम साइन हो रहे थे, तो ऑब्वियसली वो 0 नहीं हो रहे थे। ठीक है, चलिए आते हैं हम 12th में कह रहे हैं ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं, कैसे अणु होते हैं भाई, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जो आवेशों के विस्थापन के कारण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त करते हैं। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण शून्य तो नहीं होता भाई, ध्रुवीय अणु में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि आवेशों में विस्थापन के कारण क्षेत्र की उपस्थिति में आघूर्ण प्राप्त होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं, क्षेत्र अनुपस्थित होता है, नहीं भाई क्षेत्र होता है। यानी ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बचेगा इसमें सही, वो बचेगा हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्यों सही है भाई, क्योंकि इसमें कह रहे हैं जिसमें अस्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसमें स्थायी रूप से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है ना, अगर ये जो ध्रुवीय अणु है ना, अगर आवेशों के टर्म में लिख रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, 2ql = p। ठीक है, तो 2ql के फॉर्म में होता है, जिसमें स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से होता है। ठीक, अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं। m द्रव्यमान तथा d घनत्व की छोटी गेंद का वेग ग्लिसरीन से भरे बर्तन में डालने पर कुछ समय के बाद अचर हो जाता है। ठीक है, होता ही भाई, जैसे ही वो टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगा उसके बाद वो कांस्टेंट नीचे गिरेगा। बस पॉइंट ये हो कि ये जो रिटार्ट हो जिसके अंदर वो गिर रहा है, जिस ग्लिसरीन में, वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो, ऊर्ध्वाधर ज्यादा हो। यदि ग्लिसरीन का घनत्व d/2 हो तो गेंद पर लगने वाले श्यान बल का क्या मान होगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि देखिए ना, ऐसा कुछ हो रहा है, एक ये बॉल है, इसके ऊपर एक ब्यूएंट फोर्स है ना, ब्यूएंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ब्यूएंट फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, mg जो है वो नीचे की तरफ, और जो श्यान बल होगा वो भी किधर लग रहा होगा भाई, तो ये भी लग रहा होगा ऊपर की ही तरफ। ये भी नीचे तो लगने से रहा, क्यों नहीं लगेगा नीचे, क्योंकि भैया जो श्यानता होती है वो तो रोकने का काम कर रही है ना। तो ये जो mg है जिसके कारण वो नीचे जा रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, fv + fb के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को fv चाहिए, fv मतलब ये क्या भैया, ये श्यान बल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, विस्कोसिटी, है ना, जो विस्कोसिटी ने जो फोर्स अप्लाई किया है उसकी बात करें। ये ब्यूएंट फोर्स है, मतलब ये उत्प्लावन बल है। अब fv कितना होगा, तो ये हो जाएगा भैया हमारा mg - fb। अब कह रहे हैं कि भैया ग्लिसरीन का घनत्व d/2 हो जाए तो गेंद पर लगने वाला, मतलब ग्लिसरीन का जो घनत्व हो रहा है वो नीचे आकर के कैसा हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा mg - fv की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो फोर्स हमें देखने को मिलेगा, ये फोर्स हमारा ब्यूएंट फोर्स वाला है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये d/2 टाइम्स ऑफ mg। ठीक है, d/2 टाइम्स ऑफ mg। और यहां पर भी अगर मैं इसको रखता हूं, है ना, d के टर्म्स में, यानी मैं एक काम कर लेता हूं, इसको भी इसकी डेंसिटी को यूटिलाइज कर लेता हूं, तो क्या बनने वाला है भाई, ये हमारा बन जाएगा m, ये हमारा m, इसको मैं लिख लेता हूं dvg। ठीक है, क्या लिख लेता हूं, dvg। ठीक है, तो ये मतलब मास = कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम इनटू कर देता हूं डेंसिटी। ठीक है, यानी ये द्रव्यमान बराबर हम कर देते हैं आयतन इनटू घनत्व।
अब भैया यहां पर द्रव्यमान m जो है ना, इसको कह रहे हैं कि आयतन v है और घनत्व कितना रख देते हैं, d रख रहे हैं, घनत्व कितना रख रहा है, d। और थोड़ी देर के बाद जब वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर रहा है तो वहां पर m कितना हो जा रहा है भाई, तो v d अपॉन में 2 हो जाएगा और g। तो इसको कैसा कर लेंगे है ना, m की जगह पे हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा vdg माइनस यहां पर d अपॉन में 2, तो ये vg, d अपॉन में 2 vg। अब इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे, एक में से आधा माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से तो आधा बचेगा, है ना, यानी 1 अपॉन में 2 vdg बचेगा। अब यहां पे v इंटू डी को मास पुटअप कर सकते हैं, तो ये 1 अपॉन 2, ये v इंटू डी को फिर से m पुट कर दीजिए तो mg, मतलब कितना निकल के आ गया, mg अपॉन में 2। क्या मिल गया, mg अपॉन में 2, यानी a इज द करेक्ट वन, mg अपॉन में 2। ठीक है, ये हमेशा ही ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही एक ऊर्ध्वाधर रूप से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई बॉल गिर रही है, कोई ठोस गिर रहा है, तो वो थोड़े समय तक तो आता गिरता है, फिर एक टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है और टर्मिनल वेलोसिटी के बाद में वो सेम कांस्टेंट वेग से नीचे की तरफ गिरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 14th में। यहां पे कह रहे हैं कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों को सही सुमेलित। ये तो सीधे सीधे भाई बात कर रहे हैं, है ना, यहां पर बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, ये सीधे सीधे आपको फॉर्मुलेशंस दे रहे हैं और उसको पकड़ने का तरीका भी है। यहां पर देखिए, ये इसके लिए ऑप्शंस है कि मतलब ए बी सी डी के लिए कौन से आंसर सही हो रहे हैं। जैसे ए के लिए कौन सा आंसर सही है भैया, तो ए के लिए हमारा है सेकंड। कैसे पता, देखियो ना, बहुत आसान से, अगर नहीं भी याद हो तो भी चलता है। वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात हो रही है। तो रूट मीन स्क्वायर में, रूट में तो एक मात्र दिख रहा भैया, रूट मीन स्क्वायर में तो एक यही चल रहा है। बाकी इन नंबर्स को अगर आप देखते हैं तो ये सभी नंबर्स है ना, मीन में तो दिख भी जाएंगे, ये मीन में दिख जाएगा, मीन में भी नहीं दिखेगा। तो भैया सीधी सिंपली बात हो गई 3RT अपॉन में m, ये डायरेक्टली भी पढ़ा हुआ हमने। इसके बाद गैसों द्वारा आरोपित बल, गैसों द्वारा आदर्श गैस जो बल आरोपित करते हैं वो कितना होता है भाई। फिर इसके बाद अणु की औसत गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक है ना। अब औसत गतिज ऊर्जा की जैसी बात होगी तो आपको यह दिख रहा होगा हाफ mv² जैसा, ठीक है। उसी तरीके से 1 मोल द्विपरमाणु गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा, तो ये आप सिंपली 2143, क्या है इसके आंसर्स, 2143, 2143, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में पूरे आंसर्स इजीली मिल जाते हैं, ये आप सीधे सीधे कॉलम मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगला बढ़ते हैं, 15th में आते हैं। 15th में थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा कहानी है, क्या है, एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से 60 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। घर्षण बल के कारण प्रारंभिक निवेशी ऊर्जा को 10% की हानि होती है, तो टरबाइन द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है। तो भाई सबसे पहले तो कहानी यही है कि शक्ति अपने को निकालनी है। तो टरबाइन द्वारा है ना जो उत्पन्न शक्ति है उसकी हम बात करते हैं, या निवेशित शक्ति की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया 10% फिर मुझे इसमें कम करना है, तो मुझे इसके लिए पावर लिखना है। पावर क्या होता है भाई, तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। ये क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य बटा में समय कह सकते हैं आप। मैं कहता हूं कि यहां पर जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित है। किसके रूप में निहित है भैया, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि पानी गिर रही है ना 60 फीट हाइट से, 60 मीटर की हाइट से, तो ये स्थितिज अपॉन में समय। अब ये जो यहां पर दिया गया एक दर दिया गया है 15 किलोग्राम की दर से, तो स्थितिज ऊर्जा का समय के सापेक्ष दर, इसी से आपको ये कैलकुलेशन मिल जाएगा। मतलब P इक्वल्स टू, मैं कहता हूं कि ये होता है हमारा क्या, mgh, क्या होता है mgh। तो मैं कहता हूं कि इसको लिख लो d अपॉन में dt ऑफ mgh, रेट से चेंज हो रहा है। मतलब अगर इसको भी लिखना चाहेंगे तो मैं तो कहता हूं सीधे कि आप gh dm अपॉन में dt रख लीजिए सीधे सीधे। ये कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर लिखा है मैंने d
mgh अपॉन में dt। mgh कौन है भैया? स्थितिज ऊर्जा। अब g और h तो कांस्टेंट है, कैसे पता? ये देखिए g दी गई है और h भी दिया गया 60 मीटर, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। यहां पर हमारे पास में ये जो दिया गया है मास, ये मास सिंपली नहीं दिया गया है, मास हमारे पास में गिवन है, वो गिवन है भैया 15 kg प्रति सेकंड। तो ये m तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ? तो ये हो गया हमारे पास dm अपॉन में dt गिवन है, ये दर कह ही रहे हैं हमारे से। हो गई ना बात खत्म। P इक्वल्स टू जी की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 60 है और dm अपॉन dt 15 है। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 2 जीरो और, मतलब 9000। P की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 9000। यानी शक्ति, निवेशी शक्ति आ गई। तो यहां पे कह रहे हैं कि कितनी उत्पन्न की जाती है, टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है। तो टरबाइन से उत्पन्न शक्ति तो 10% कम है। P कितना होगा? मैं कहता हूं P माइनस 10% ऑफ P, मतलब P कितना? 9000 माइनस 9000 इंटू 10 अपॉन 100। एक काम करिए, 9000 को बाहर रख लेते हैं, तो 1 माइनस, ये तो 1 अपॉन 10 हो गया ना, यानी ये 9000 इंटू 10 में से 1 गया, 10 में से 1 जाएगा 9 बटा में 10, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 9 81 और 00 81 00। अगर इसको ये किलोवाट में दिया गया है तो किलोवाट मतलब 1000 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट में बदलने के लिए तो 8.1 किलोवाट कितना बन जाएगा? 8.1 किलोवाट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। लेट्स क्रॉस वेरीफाई, बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 16 में बात करें, एक वृहत फोकस दूरी तथा वृहत द्वारक का लेंस दूरदर्शी के अभिदृश्य के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, क्योंकि भाई दूरदर्शी है, मतलब दूर की वस्तुओं को उसको देखना है, ठीक है ना। तो जो उसका अभिदृश्यक है ना, उसको कैसा होना चाहिए भाई? उसको होना चाहिए पहला, एक वृहत द्वारक गुणता तथा दृश्यता के लिए योगदान करता है। ये जो द्वारक उसका ज्यादा है वो गुणता और दृश्यता, हाँ ऑब्वियसली देखिए ना, दूर से लाइट भी आ रही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट भी आएगी तब जाकर के उसका एक बेहतरीन इमेज बन सकता है। तो द्वारक भी बड़ा हो और दृश्यता भी उसकी कैसी होनी चाहिए भैया? द्वारक बड़ा होगा तो दृश्यता में योगदान करेगा। एक वृहत क्षेत्रफल का अभिदृश्यक उपयुक्त प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता का कारक होता है। हाँ, इसी की बात तो कर रहे। द्वारक बड़ा होगा तो भाई मुझे जितनी लाइट बीम चाहिए होगी, अत्यधिक लाइट बीम चाहिए होगी, वो मुझे मिलेगी। एक वृहत द्वारक उत्तम विभेदन, हाँ विभेदन भी अच्छा प्राप्त करेगा ये। ऑब्वियसली जब द्वारक बड़ा है तो विभेदन क्षमता भी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, अर्थात मैं तो कहता हूं क्या ये डी सही है, क्योंकि उपरोक्त में से सभी, यानी वृहत फोकस दूरी और वृहत द्वारक का लेंस दूरदर्शी के अभिदृश्य के रूप में यूज करने के ये तीनों ही उपयुक्त कारण है भाई, तीनों ही उपयुक्त है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 17, 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतनी है जितनी पी टाइप अर्धचालकों में कोटर की सांद्रता। कोटर का मतलब होल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो दोनों में धाराओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ना, करंट डेंसिटी के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू क्या होता है? NeAV D इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N नंबर ऑफ चार्जेस, E एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A जो होता है वो होता है क्षेत्रफल। I इक्वल्स टू NeAV D। अब यहां पे मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं लिखूंगा IE तो मैं इसको लिखता हूं NE सफिक्स में, है ना। E तो हमारा है ही, A VD जो होता है, अगर आप VD को लिखते हैं तो ये म्यू टाइम्स ऑफ E होता है। क्या होता है? म्यू टाइम्स ऑफ E। VD का मतलब क्या होता है भाई? ये जो है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है ना। क्या है? ड्रिफ्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर NeAVD की जगह पे लिखता हूं म्यू E टाइम्स ऑफ E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बराबर है,
क्योंकि कह रहे हैं ना कि बाहर से एक विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, तो बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो क्या लगता है भाई, म्यू टाइम्स ऑफ ई। तो अब देखिए आईपी ऐसी लिखिए जो हमारे पी टाइप होंगे उनके लिए। तो आईपी अगर लिखते हैं तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ होल्स ई ए म्यू पी टाइम्स ऑफ ई। अब कहना है कि दोनों की अनुपात में तुलना कीजिए, एन अपॉन में पी करना है, तो आई ई अपॉन में आई पी, ये अल्टीमेटली एन लिख लो यार, ये ई की जगह पे एन लिख लेता हूं मैं, ठीक है, और पी की जगह पे एच लिख लेता हूं, होल्स, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एच लिख लेता हूं, होल्स लिख लेता हूं। तो आई पी की आई एन की जब आप बात करेंगे तो ये कितना है, एन ई ए म्यू ई अपॉन एन, सफिक्स में एच है, ई ए म्यू एच टाइम्स ऑफ ई। जो कुछ भी कट रहा है आई एन अपॉन में आई पी के लिए, जो कुछ भी कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है उसकी बात अपन करते हैं। तो एन ई अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, नंबर ऑफ होल्स के लिए, इनटू म्यू ई अपॉन में म्यू एच, क्या है, एन ई अपॉन एन एच इंटू म्यू ई अपॉन में म्यू एच। अब कुछ दे रहे हैं, जरा देखिए ना, एन टाइप और पी टाइप के चालकों में कोटर की सांद्रता है ना, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता उतनी है जितनी पी टाइप में है। मतलब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रही है, ये कह रहे हैं कि जो एन ई है उतना ही एन एच है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की जो संख्या है वो बराबर है, मतलब शुद्ध है, ठीक है। तो ई अगर एन ई और एन एच अगर बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एन ई और एन एच ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दो बराबर कह रहे हैं तो ये खत्म हो गया, क्या हो जाएगा भाई, ये जो हो जाएगा ये हमारा ये खत्म हो जाएगा। मतलब हमारा आई एन अपॉन में आई पी इज इक्वल्स टू एन टाइप अपॉन में पी टाइप इज इक्वल्स टू, अब किस पे डिपेंडेंट है, म्यू ई अपॉन में म्यू एच पे। तो देखिए चूंकि म्यू ई जो होता है ये ज्यादा होता है किससे, म्यू एच से, ठीक है, ये हमेशा ही म्यू ई जो होता है ये कैसा होता है, ज्यादा होता है म्यू एच से। अगर ये ज्यादा होता है अर्थात आप क्या कह सकते हो भाई, तो आप ये कह सकते हैं कि आई एन जो होगा वो आई पी से ज्यादा होगा, मतलब एन टाइप में से ज्यादा करंट पास होगा और पी टाइप में से कब करंट पास होगा। तो क्या दिख रहा है भाई, एन टाइप में धारा ज्यादा है और पी टाइप में धारा कम है। यहां पी टाइप में धारा, एन टाइप नहीं, ये तो गड़बड़, ये भी गड़बड़, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई, पी और एन दोनों टाइप के दोनों टाइप से धारा प्रवाहित होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। सी ऑप्शन इसमें सर्वश्रेष्ठ दिख रहा भैया, सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। इसके लिए सॉल्यूशन ये रहा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं, बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 18 के ऊपर। यहां कह रहे हैं कि 240 द्रव्यमान संख्या का नाभिक प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के दो खंडों में टूटता है। अखंडित तथा खंडित नाभिकों के बीच बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन्स क्रमशः 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस प्रक्रम में कुल बंधन ऊर्जा कितनी होगी, इसमें क्या पूछ रहे हैं, कुल जो बंधन ऊर्जा होगी इसका मान कितना होने वाला है, ठीक है। तो कुल बंधन ऊर्जा जो मुझे इसमें देखने को मिलेगी, देखिए दो पार्ट में टूट जा रहे हैं, मतलब 240 का है, ठीक है ना, एक 240 का है, इसको ऐसा कह लेता हूं, x जो है ये 101 y और एक z के टर्म्स में टूट गया, और कितना है भाई, तो ये हमारा 240 का, यानी ये भी 120 का टूट गया और ये भी 120 का टूट गया। इसमें कह रहे हैं कि बंधन ऊर्जा कितना, इस प्रक्रम में कुल कितना बंधन ऊर्जा प्राप्त होगी। तो मैं कहता हूं कि जो इसके पास में टूटने के बाद जो बंधन ऊर्जा होगी और जो प्रारंभ में होगी उसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए ना, प्राप्त बंधन ऊर्जा क्या कह रहे हैं, प्रक्रम में कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा, तो मैं कहता हूं प्राप्त बंधन ऊर्जा ये जो होगी ये टूटने के बाद जो बंधन ऊर्जा होगी और टूटने से पहले, मतलब विखंडन के पश्चात बंधन ऊर्जा माइनस विखंडन के पूर्व
बंधन ऊर्जा। अब देखिए विखंडन के बाद और विखंडन के पूर्व में, तो विखंडन के पश्चात तो जितना इसमें होगा उतना ही इसमें, मतलब 120 से 120 ही है दोनों। तो मैं कहता हूं कि ये जो रहने वाला ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 120 इंटू कितना है भाई, तो ये है ना 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 8.5 माइनस विखंडन के पहले, तो ये कितने का था 240 गुणे कितना भैया, तो ये यहां पर गिवन होगा 7.6, 240 गुणे 7.6। अब ये 12 दूनी हो गया भैया, ये हो गया हमारा 24, 240 गुणे 8.5 माइनस 240 गुणे 7.6। एक काम करता हूं ना, जीरो से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो मैं अगर चाहूं तो 24 को कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये कितना बचेगा 85 माइनस यहां से बचेगा वो बचेगा 76। ये 10 एक जीरो से गुणा कर देंगे तो खत्म हो जाएगा ना, ये कितना 85 माइनस 76 9 बचा मेरे हिसाब से, तो है ना, कितना बचा 9 बचना चाहिए भैया, यानी 24 गुणे 9, 240 में से 24 माइनस होने वाला है ना, 9 के 36 सीधे सीधे, 9 के 36 3 और 9 दूनी 18 19 20 21 216 कितना 216 कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डी ऑप्शन दिख रहा है हमें इसमें से करेक्ट, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर हमें बंधन ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है चलिए, यह नाभिकीय विखंडन, इससे समझ में आ रहा होगा कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, नाभिकीय विखंडन में प्राप्त हुई ऊर्जा है। ठीक है डी इज द करेक्ट वन, है ना 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़ते हम 19वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं जरा। अच्छा ये तो और मजेदार कहानी, आर त्रिज्या की मोटी धारावाही के बिल में, अच्छा ठीक है भाई उसके अंदर की बात कर रहे होंगे, मैं धारा आई इसके अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित है, केबिल के, केबिल भाई केबिल है ना, वो के अलग हो गया बी अलग हो गया, तो ये केबिल है पूरा, केबिल में है ना चुंबकीय क्षेत्र बी का परिवर्तन केबिल के अक्ष से आर दूरी के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इनसाइड की अगर अब बात करते हैं, इनसाइड देखिए है ना, मतलब कह रहे हैं कि धारावाही के अंदर, ये तो बेहतरीन सवाल है सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही है ना, धारावाही के अंदर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, धारावाही के अंदर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके आर के, और धारावाही के बाहर, धारावाही से अगर किधर चले जाएंगे धारावाही के बाहर, ये आज भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहां पर दिख रही है ना, कल को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी बात हो सकती है आवेश दे करके, तो वहां पे धारावाही नहीं कहेंगे वहां पे आवेश दे देंगे, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है भैया आर, धारावाही के अंदर प्रोपोर्शनल टू आर और धारावाही के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये जो ग्राफ बनेगा यहां पे, ये तो ऐसा बनेगा भैया कांस्टेंट से आगे जाएगा, कब तक, जब तक ये इसके रेडियस के बराबर ना हो जाए, और ये यहां पे बनेगा, ये देखिए रेडियस तक की तो कहानी ठीक है, रेडियस के बाहर जैसे ही जाएंगे ये नीचे की तरफ डिक्रीज हो गया। दोनों ग्राफों को मिलाइए, ये देखिए ये यहां से यहां तक का भाई, ये यहां से यहां तक का जो रेंज है ये धारावाही के अंदर है, और ये जो दिख रहा है ये धारावाही से बाहर है। खत्म हो गई बात। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये प्रोपोर्शनल टू आर है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सी सही है ना। 20वें पे, 20वें में क्या कह रहे हैं कि R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। किससे जोड़ना है भैया? एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का अनुपात कितना? भाई देखिए ना, सबसे पहली बात तो यह है कि R1 R2 के दो आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ देंगे अगर आप, तो जैसे ही इनको आप एक तार से जोड़ेंगे इसके बीच में कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। इनके विभवांतर जो होंगे, है ना, जो विभवांतर जो होंगे उसके कारण आवेश एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होगा और दोनों समान पोटेंशियल पे हो जाएंगे। मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं कि पहले वाले की वजह से जो विभव आपको मिलेगा यानी V1 बराबर किसके हो जाएगा? V2 के। और V1 क्या होता है भैया? तो आप कहेंगे KQ अपॉन में R1 और Q1 कह देता हूं। यहां पर क्या मिलेगा? तो KQ2 अपॉन में मिल जाएगा आपको R2। K से K कैंसिल हो गया तो Q1 अपॉन में Q2, यानी इन आवेशों का
जो आवेश जो होंगे Q1 अपॉन Q2, ये कैसा हो जाएगा भाई, ये नीचे आया R1 चला जाएगा ऊपर, R1 अपॉन में क्या हो जाएगा R2, ठीक है, क्या हो जाएगा R1 अपॉन में R2, ये नीचे आया ये इधर चला गया, तो Q1 अपॉन में Q2 जो रहने वाला है वो हो जाता है हमारा R1 अपॉन में R2। अब कह रहे हैं कि पृष्ठ पर जैसे ही इन आवेशों को देंगे तो उस पृष्ठ पे उसका वितरण कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए ना, Q आवेश का पृष्ठीय वितरण, तो पृष्ठीय वितरण की जैसे ही हम बात करेंगे, है ना, इन आवेशों को अगर हम पृष्ठ पे वितरित करने की हम बात करेंगे तो ये क्या होता है भाई, तो Q देखिए ये जो हमारा सिग्मा होगा वो Q अपॉन 4πr² कह लूं, क्यों भाई, क्योंकि ये देखिए ना आवेश बटा में क्षेत्रफल, और कुछ नहीं लिखना, आवेश बटा में क्या होता है क्षेत्रफल होता है, यही तो कहलाता है ना हमारा क्या पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय मतलब कह सकते हैं आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्षेत्र पर जो उसके पृष्ठ पर आवेशों का वितरण, मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्षेत्रफल कितना πr²। तो यहां पे अगर कहता हूं मैं सिग्मा 1 की बात करता हूं तो आप कहोगे कि ये Q1 अपॉन 4πr1² हो जाएगा, और इसी तरीके से आप सिग्मा 2 की बात करेंगे, सिग्मा 2 की मतलब दूसरे वाले सतह पर जो आवेशों का वितरण होगा वो क्या होगा Q2 अपॉन में 4πr2²। अब मेरे को क्या निकालना है यहां पे सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2, तो रख दीजिए सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2, क्या मिलेगा Q1 अपॉन 4πr1² होल अपॉन Q2 अपॉन 4πr2², यानी जब इसको सॉल्व करेंगे Q1 से Q1 तो कट गया, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, यानी ये 4π r2² अपॉन में 4πr1², 4π से 4π भी गया कैंसिल, क्या बचेगा भाई r2² अपॉन में r1², क्या बचेगा r2² अपॉन में r1²। अब थोड़ी सी बात आती है, मैं यहां पे लिखता हूं, अच्छा, नहीं, ये इतना सही नहीं बचेगा भाई, है ना, ये Q1 अपॉन R1 पूरा बचेगा, Q1 अपॉन R1² अपॉन Q2 अपॉन में R2², ये बचेगा ना, 4π कैंसिल हुआ। अब अगर इसको करते हैं तो Q1 अपॉन में Q2 और ये चला जाएगा इधर से R2² अपॉन में R1²। अब मामला ठीक है। अब देखिए ना यहां पे R1 अपॉन R2 होता है Q1 अपॉन Q2, इसको समीकरण 1 कह लेता हूं, तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू को यहां पे उठा करके रख करके देखिए क्या मजेदार कहानी बनती है। ये यहां पे उठा के Q1 अपॉन Q2 की जगह R1 अपॉन R2 रख देता हूं, तो यहां पे रख दिया मैंने R1 अपॉन में R2 इंटू R2² अपॉन में R1², एक एक तो कैंसिल हो गया भाई, R2 से R2, R1 से R1, तो क्या बचा R2 अपॉन में R1। भैया किसके बदले में बचा, ये सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की कहानी बची है, क्या R2 अपॉन में R1, क्या बची है R2 अपॉन में R1, मतलब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन में R1, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होना है ये हमारा होना है सही। तो भैया ये आंसर डी ही सही है ना, ये अपने कंप्यूटर महाशय की गड़बड़ी है, इसको हटाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, डी इज द करेक्ट वन, R2 अपॉन में R1 चलेगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, है ना, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21वें पे बढ़ते हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं कि यदि E तथा G क्रमशः ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो E अपॉन में G की विमा होगी। क्या तो सड़ा सा क्वेश्चन है भाई, और आपको पता है ना ये विमीय सूत्र से क्वेश्चन रहता ही है, बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन रहता है, यानी हमारे फिजिक्स में ऐसा अगर हम मान के चले तो हमारे पास में 25 तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप सिंपली सॉल्व कर ही सकते हो, बचे हुए 10 में रिजल्ट डिसाइड होता है, तो 25 तो एटलीस्ट बनते हैं, 100 नंबर की कहानी तो बड़ी आसानी से है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा, हम यहां पे ई की बात कर रहे हैं, ई ऊर्जा, अच्छा ऊर्जा है मतलब क्या कार्य ना, ऊर्जा की गणना किसके टर्म में होती है, कार्य के टर्म में,
ठीक है, इसी के लिए देते हैं थोड़ा सा। ऊर्जा की गणना हमेशा किसके टर्म में? कार्य के टर्म में। और कार्य क्या होता है भाई? तो कार्य ये अल्टीमेटली क्या है? कार्य है। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। वैसे तो आपको इसकी डायरेक्टली याद भी होगी, बट स्टिल मैं कर देता हूं। बल कितना होता है भाई? तो mL_t-2। और विस्थापन कितना होगा? तो ये L और अलग से, तो ये कितना हो गया? mL2t-2। ये तो निकल गया E। अब बल भी तो नहीं करूं ना भाई, है ना? फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन कर देंगे, आपको मिल जाएगा m मतलब मास, एक्सीलरेशन मतलब क्या? तो विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर, L अपॉन में t स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम g की बात करते हैं। तो g जो होता है, ये गुरुत्वाकर्षण से अगर आप बात करते हैं तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में होता है भैया d स्क्वायर। यहां से g अगर आप निकालते हैं तो ये होता है FD स्क्वायर अपॉन में m1 m2। अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे तो m तो मैंने अभी यूज किया mL_t-2। d की अगर आप बात करते हैं तो ये L2 अपॉन में m इंटू m, मतलब ये कितना हो जाएगा भैया? m2। यानी फाइनली कितना मिला? तो m-1 L3 t-2, m-1 L3 t-2। ठीक है, ये होता है हमारा। अब E अपॉन में जी, E अपॉन में जी, E कितना है भैया? तो ये है हमारा mL2t-2। G जो हमारा है ये कितना है भैया? तो ये है m-1 L3 t-2। अब अगर इसको आप सॉल्व आउट करते हैं तो m ऊपर जाकर के ये क्या बना लेगा? m अगर ये ऊपर जाएगा तो m2 हो गया। l अगर ऊपर जाएगा तो 2 प्लस का था, ये 3 माइनस का जाएगा, तो l-1। और t ऊपर जाकर के -2 + 2 में बदल जाएगा, ऊपर -2 है, तो मतलब t0, मतलब ये क्या बन गया? m2l-1। ठीक है, m2l-1 क्या बना? m2l-1, m2l-1, ए ऑप्शन। टी अगर रखना ही है तो रख के देख लीजिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, m2l-1 t0, m2l-1 t0। तो इसकी बीमा हो गई ए। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ा जाए। बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 22 पे। कह रहे हैं एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर खींची होती है। जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान को इससे लटकाया जाता है तो दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल कितना होता है भाई? तो t इक्वल्स टू हमें पता है ना, 2 पाई √L अपॉन में, जो मास अगर दिया है तो मास के टर्म में लिख लेते हैं, 2 पाई अपॉन में m अपॉन में k कर देते हैं। यहां पर मास के टर्म में चल रहा है ना, तो यहां पर 2 पाई की वैल्यू 2 × 3.14 √m की वैल्यू, m कितना दिया भैया? तो यहां पर दिया है 2, m कितना है? m का मान है 2, तो k का मान और निकाल लिया जाए, इसको तो 2 रख ही दूं। अब k का मान निकालने चलते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होता है भैया? ये होता है kx। तो f कितना दिया हुआ है? यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स दिया है, कि x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर खींच देते हैं। 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 5 × 10⁻², मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 अपॉन में 0.5, मतलब ये कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन पर मीटर। तो ये k की वैल्यू आ गई भैया यहां पर 200। 2 से इसको कटा दीजिए, 1/100, यानी 2 × 3.14 × 1/10 कितना हो जाएगा? 1/10। अब अगर मैं इसको और डेसिमल को और सॉल्व कर लूं, 2 से ये कितना हो जाएगा? 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये कितना होगा? तो 0.6×5 = 30, 6×5 = 30, 1 और 14, या मतलब 5 दूनी 10, 0.62 समथिंग, 0.628 सेकेंड, बिल्कुल 0.628 सेकेंड, यानी हमारा t इक्वल्स टू टाइम पीरियड 0.628 सेकेंड, यानी डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन। देखिए भैया करना तो पूरा ही पड़ता है ना, क्योंकि डेसिमल में वो एक अंक पे ऊपर नीचे गेम है ना, तो पूरा करना पड़ा। चलिए ठीक है, तो हमें डी ऑप्शन मिल गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23 कह रहे हैं कि धात्वीय चालक से प्रवाहित धारा संबंधित कुछ भौतिक तथ्य व्यक्त करते हैं। ठीक है, समान गणितीय संबंध जिसमें विद्युत राशियां सम्मिलित होती है को व्यक्त करता है, और स्तंभ 2 जो है संबंध द्वारा सुमेलित करनी है। अच्छा, यहां पर देखिए अनुगमन वेग, विद्युतीय प्रतिरोधकता, स्रवंती काल और धारा घनत्व। ठीक है,
इनके लिए हमें यहां पर कुछ वैल्यूज दी गई है इस क्वेश्चन, इस पे देखिए NeVd टाउ वाला जो हमारा पार्ट था, है ना, ड्रिफ्ट करंट और करंट डेंसिटी, इनके बीच में जो संबंध वाला जो हमारा पार्ट है, इससे 2 क्वेश्चन हमें यहां पर देखने को मिल गए। तो काफी इंपॉर्टेंट है भैया ये वाला फॉर्म भी। तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास में सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। जैसे अनुगमन वेग के लिए जितने रिजल्ट्स जितने भी हम लोगों ने कैलकुलेट करें वही सीधे सीधे, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं कि अनुगमन वेग के लिए क्या मिलेगा भैया, तो अनुगमन वेग के लिए मुझे मिलेगा थर्ड वन, ठीक है। इसके लिए क्या है भाई, इसके लिए हमारा है थर्ड वन, ठीक है। इसके लिए विद्युत प्रतिरोधकता के लिए कौन सा भैया, ये है फर्स्ट, ठीक है, मतलब M/NE²P, ठीक। तो थर्ड और फर्स्ट ये दो क्रॉस वेरीफाई हो गए, तो एक काम करते हैं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। तो थर्ड और फर्स्ट हो गया ना, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, सिर्फ एक ही है ए ऑप्शन, इसी में सही है, बाकी सब में तो है नहीं ऐसा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए यानी सी का फोर्थ और डी का सेकंड। ऐसे ऑप्शंस में आप ऐसे भी जा सकते हैं कि भाई कौन से ऑप्शंस, ठीक है ना, आपको मैच हो रहे हैं। तो मैक्सिममली आप 2 ऑप्शंस भी मैच करते हैं तो आपका मैच हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया, ए और बी, तो 3-1 का पेयर अब कहीं पर भी नहीं है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेट्स क्रॉस वेरीफाई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। अगले सवाल में बढ़ते हैं। चित्रानुसार एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये किस दिशा में गति करेगा। ये हमारे पास में एक चित्र दिया गया है, द्विध्रुव है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, और ई इधर की तरफ है, ई आपको दिख रहा है दाहिने तरफ चल रहा है। तो ई अगर दाहिने तरफ चल रहा है, इसका मतलब यहां पे जो टेस्ट चार्ज होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर दिख रही है, वो कैसी होगी भाई, तो ये Q पॉजिटिव होगा, ये पक्का 100% Q पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड है। तो अगर ये आउटवर्ड है तो ऐसा समझिए कि इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, है ना, FQ पॉजिटिव, और इसको कहता हूं FQ नेगेटिव। तो देखिए फोर्स जो होता है वो Q1 Q2 अपॉन में R² होता है, यानी फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। यानी एक बात समझ में आती है कि FQ पॉजिटिव जो होगा ये पास में है तो ये ज्यादा होगा, और FQ नेगेटिव जो होगा ये कम होगा। चूंकि ये द्विध्रुव है तो इनके ऊपर आवेशों का जो मान होगा वो तो सेम रहने वाला है, Q1 और Q2 तो Q के बराबर ही होने वाले। तो FQ पॉजिटिव ज्यादा होगा Q नेगेटिव से, मतलब जो ये फोर्स फील करेगा वो ज्यादा है, और Q नेगेटिव जो फील करेगा वो कैसा होगा, कम होगा। और हमें यह भी पता है कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ये जो होगा, ये डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। और ये यहां पे दिख रहा है कि ये इसको क्या कर रहा है, इसको ये दूर धकेल रहा है। इसका मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब है जब ये ज्यादा फोर्स फील कर रहा है, ये कम, तो इफेक्टिव कौन होगा, FQ पॉजिटिव वाला। मतलब ये किधर जाने वाला है, ये दाहिने साइड में जाने वाला है, और दाहिने जाएगा तो ये डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो घटती चली जाएगी। तो पॉइंट देखते हैं क्या है, दाईं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए बाईं तरफ तो काट ही दीजिए, दाईं तरफ क्योंकि स्थिति जो नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी, अपोजिट चल रहा है, डायपोल मोमेंट के आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, तो ये घटती चली जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है। चलिए तो इस सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा उत्तर को चिन्हित कीजिए जो सही है। एक जेनर डायोड उत्तरक्रम अभिनति में जुड़ा हुआ है, ठीक है, जब विभव नियंत्रक की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये कह रहे जेनर डायोड जो है ना वो रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ भाई, है ना। उत्क्रम अभिनति मतलब पश्च अभिनति की बात कर रहे हैं, है ना, उत्क्रम मतलब पश्च अभिनति। तो जेनर डायोड हमेशा भैया नेगेटिव ये आप कह लीजिए इस इधर ही जोड़ने के लिए, इसी के लिए बनाई जाती है। देखिए फॉरवर्ड बायस में तो ये पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही है, लेकिन रिवर्स बायस में ये क्या करता है भैया, एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। ये देखिए ये बाकी जो है ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ये कौन है, पीएन जंक्शन। लेकिन ये जो है ये है भैया हमारा जेनर डायोड। ये दोनों, ये पीएन के लिए भी और जेनर के लिए भी, पीनर के लिए भी और पीएन के लिए भी और जेनर डायोड के लिए भी। फॉरवर्ड बायस में तो ये तो सेम होता है, इधर कोई दिक्कत ही नहीं। और रिवर्स बायस में ये एक वोल्टेज के बाद में ये ब्रेकडाउन हो जाता था नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। तो मैंने इस पीएन जंक्शन डायोड में क्या करी, डोपिंग करी, और डोपिंग करके इसको थोड़ा सा रेगुलेटरी बना दी। मतलब यहां से यहां तक में आप वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हैं, किसमें, रिवर्स बायस में भी। तो मतलब एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बिल्कुल काम करता है, यानी ये वाली बात तो सही है। दूसरा, पीएन संधि का विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट के बीच में होता है, 0.1 0.3 पीएन।
नहीं भाई देखिए ना, अगर मैं कहता हूं अगर वो जर्मेनियम भी होगा ना, तो जर्मेनियम करीब करीब 0.6 से 0.7 के बीच में होता है। 0.7 जर्मेनियम याद ही रखते। और अगर सिलिकॉन की बात करते भैया, जर्मेनियम के, सिलिकॉन 0.7 के आसपास। और अगर गैलियम की भी बात करते हैं, सबसे नीचे जो होता है वो कौन है, गैलियम है। गैलियम भी 0.3 के बाद ही होता है भाई, 0.3 से 0.4 के बीच में होता है। तो यहां तो कह रहे हैं 0.1 से 0.3 वोल्ट के बीच में, तो नहीं, पीएन जंक्शन डायोड का विभव प्राचीर मतलब पोटेंशियल बैरियर की बात हो रही है। किसकी, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर भैया इस ये रेंज में तो नहीं होता। तो मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है। दोनों सत्य है ना, दोनों ए तथा बी सत्य ना, ए सत्य बी बिल्कुल सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है ना। आपको यहां पे वोल्टेज रेगुलेटरी भी दिख रही है और यहां पे आपको इसकी पोटेंशियल बैरियर की भी रेंज दिख रही है, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए भाई, तो यहां पर हम लोगों ने हमारे शुरू के 25 क्वेश्चंस को क्या कर लिया, फटाफट सॉल्व खत्म कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, ठीक है। और यह भी समझ में आ रहा है कि टू द पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं भैया नीट में, तो नीट में बिल्कुल घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। आप एनसीईआरटी, कोर एनसीईआरटी को आप फॉलो करते चले जाइए। अगेन मैं फॉलो करता हुआ इसलिए बोलता हूं क्योंकि भाई फॉलो करना है, सिर्फ उतने से काम चलने वाला नहीं है, उसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है। और उसको देखने के लिए आपको सिंपली बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेसिस। साथ ही साथ अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप सिंपली बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लोग लेकर के आते हैं सभी स्टेट्स बोर्ड के लिए, साथ ही साथ सेंट्रल बोर्ड के लिए पूरी क्लासेस अगेन मैं रिपीट कर दूं तो एनसीईआरटी बेस्ट है और सभी स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो की जाती है। तो हुई ना बात कि भैया आपका पूरा कोर्स कंटेंट यहां पर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, कभी भी हमसे बातें कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको आना होगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर अपने सजेशन, सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी तरफ से नई इंफॉर्मेशन कुछ आती है, नई अनाउंसमेंट आती है, वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में। तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।